हरिओम सबको। ध्यान के विविध पहलुओं की मैं चर्चा कर चुका हूं, कर रहा भी हूं। आज थोड़ा हटके चर्चा करेंगे। ध्यान की अलग अलग विधियों पर, पद्धतियों पर मैं अत्यंत संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूंगा। विगत में मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। नाम से परिचित होइए, भविष्य में इस पर आगे कभी चर्चा करेंगे। तो ध्यान के 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है मन की सफाई। हमारे चित्त तंत्र में, चित्त में पुराने जितने भी संस्कार है, बचपन से लेकर आज तक के विकृत संस्कार जो हमारे वर्तन व्यवहार पर हावी हो जाते हैं, उन संस्कारों की सफाई, अंतर्मन की सफाई, ये ध्यान का प्रथम लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि मन की नई तालीम दे, क्योंकि मन व्यवहारों में, सांसारिक सामाजिक कार्यों में जुड़ता है तब प्रत्येक कर्म की नई छाप जमाता है। तो आज के बाद हमारे मन पर कोई नई छाप, नए संस्कार जमे नहीं। हम शुद्ध रहे, विशुद्ध रहे। पुरानी छापों को मिटाइए, नई छापों को बनने से रोकिए, ताकि हम भूतकाल से नाता छोड़ सके, भविष्य से नाता छोड़ सके, भूतकाल के दुखों से मुक्त हो सके, भविष्य की चिंता एवं असलामतियों से मुक्त हो सके। तो ध्यान की पद्धतियां दुख, हताशा, चिंता, असलामती दूर करने के वास्ते बनाई गई है। ध्यान का तीसरा लक्ष्य है कामकाज में एकाग्रता, फोकसिंग। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे पढ़ने का काम करते हो, देखने का काम करते हो, खाना पकाने का काम करते हो, अपना व्यवसायिक कामगिरी करते हो, किसी भी काम में एकाग्रता से जुड़िए। मन की शक्तियों को एकाग्र बनाना, ये तीसरा लक्ष्य है। तो ये अलग अलग लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हमारे पास ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे कि पुराने संस्कारों की सफाई करना है हमें, टू रिपीट अगेन, पुराने संस्कारों की सफाई करना है, अंतःकरण की शुद्धि करना है। तो हमारे पास है आसनबद्ध ध्यान, जिसमें आपको पद्मासन में बैठना है, स्वस्तिकासन, सुखासन में बैठना है, खास करके पद्मासन शुद्धि के लिए, क्योंकि पद्म, कमल का एक सांकेतिक बोध है हमारे लिए। तो योगिक ध्यान, जैन ध्यान पद्धति, जैन और विपश्यना बुद्ध परंपरा पर बनी हुई है, बुद्ध फिलॉसफी पर, बौद्ध दर्शन के आधार पर बनी गई है। तो जैन ध्यान और विपश्यना ध्यान में पद्मासन में बैठिए, योगिक ध्यान में पद्मासन में बैठिए, अंतर्मुख होइए और अपने अंतर्मन की सफाई करिए। इसके लिए आसनबद्ध ध्यान है। वर्तमान कार्यों में एकाग्रता बनाने के लिए, कोई भी काम इस समय आप कर रहे हो तो अपनी पूरी ताकत से इसके साथ जोड़ो। अपनी सभी इंद्रियां और मन सहित उस काम में, जैसे कि मैं एक दृश्य देख रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, खा रहा हूं, तो अपनी समग्रता में उस विधि में, उस कर्म में, उस कार्य में जोड़ो। इसके लिए सचेत ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। तो जैसे कि आप चलते हो तो चलने को ध्यान की विधि बनाइए। थोड़ा सा तफावत समझते जाइए।
आसनबद्ध ध्यान में आपको पद्मासन में बैठना है। सचेत ध्यान आप बोलते बोलते, चलते चलते, खाते खाते, तो देयर कैन बी ईटिंग मेडिटेशन, देयर कैन बी स्पीकिंग मेडिटेशन, देयर कैन बी सिंगिंग मेडिटेशन। तो जैसे कि मैं अभी कोई संगीत का कार्यक्रम देख रहा था, तो जो गायक गा रहा था वो तन्मय बन गया था अपनी गाने में, आसपास की दुनिया को भूल चुका था। सचेत ध्यान, अपनी शक्तियों को समग्रता में आप जो कार्य कर रहे हो उसमें जोड़ो, उसके मजे ले पाओगे आप, मस्ती में कर पाओगे आप। तो देयर कैन बी वॉकिंग मेडिटेशन, ईटिंग मेडिटेशन, स्लीपिंग मेडिटेशन, डांसिंग मेडिटेशन, स्विमिंग मेडिटेशन, टॉकिंग मेडिटेशन, एनीथिंग। तो आप अपने दैनिक व्यवहार में जो भी कार्य करते हो, प्रत्येक कार्य को अपना ध्यान बना सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको पद्मासन में बैठना है। तो ये गुरुजीएफ के द्वारा दिया गया था। तो इसको कहा जाता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, काफी चलन है इस समय। एक तीसरा ध्यान है अभिव्यक्ति ध्यान। तो हमारी काफी सारी शक्तियों पर समाज की पाबंदी लगी हुई है, समाज की रोक है, हमको मना कर दिया गया है। जैसे कि हंसो मत, नाचो मत, गाओ मत। जैसे कि बचपन से बच्चे को कहा जाता है तुमको तो डॉक्टर बनना है, तुमको तो इंजीनियर बनना है, तुमको तो साइंटिस्ट बनना है, तो संगीत को भूलो, चित्र को भूलो, कलाओं को भूलो, है ना। बच्चे को अपनी मस्ती भुला दी जाती है। जब वो स्कूल में जाता है तो उसकी मस्ती भुला दी जाती है, तूफान उसको शरारत नहीं करने दिया जाता है। अब लड़की जब बचपन छोड़ करके किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसकी भावनाओं पर समाज की काफी रोक है, माँ बाप और कुटुंब और समाज द्वारा काफी रोक। तो अपना स्थिति समझिए कि समाज ने आपको सलामती जरूर दी लेकिन आपकी स्वतंत्रता छीन ली। तो स्वतंत्रता छीन ली, आप अब खुल के हंस नहीं पाते, खुल के आंसू नहीं बहा सकते, खुल के गा नहीं सकते, है ना। तो कितनी रोक है हमारे पर, कितनी पाबंदी है। तो अभिव्यक्ति ध्यान जो ओशो अंतर्गत और सिद्ध ध्यान अंतर्गत किया जाता है, इसमें जो भी विधि आप करोगे आपको भूल जाना है आपके ऊपर किसी का रोक टोक है। बस नाचो, कूदो, गाओ, चिल्लाओ, रो, जो भी करना है करो, है ना, कोई पाबंदी नहीं। तो एक जमाने में 70 के दशक में ओशो ध्यान पद्धति का काफी चलन था। बाद में उसकी थोड़ी विकृतियां प्रवेश कर ली, सेक्सुअलिटी के नाम से, जातीयता के नाम से, तो काफी बदनामी हो गई। लेकिन ओशो ध्यान में भी कुछ विशेषता है। तो ये 3 ध्यान पद्धतियों को समझने के लिए आपको जो भी ध्यान कराए जाते हैं, उसको सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन, एक बिंब ध्यान। तो आपको थोड़ा मैं कैमरा फोटोग्राफी का अंदाज देना चाहूंगा कि कैमरा में 2 प्रकार के लेंस उपयोग किए जाते हैं और फोटोग्राफी 2 प्रकार से की जाती है। तो एक में एक बिंब ध्यान है जिसको जूम लेंस कहा जाता है। जैसे कि मैं एक जगह पर खड़ा हूं और दूर का कोई दृश्य ले रहा हूं, जैसे कि कोई पंछी वृक्ष पर बैठा हुआ है, मैं उसका फोटो तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मुझे आसमान नहीं चाहिए, मुझे पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ के पत्ते नहीं चाहिए, मुझे केवल वो पंछी चाहिए। जैसे कि अर्जुन का परीक्षा लेते समय गुरु द्रोण ने बताया उस कि तुमको केवल पंछी की बाई आंख देखना है, बाकी सब कुछ भुला देना है। बाकी के विद्यार्थी नहीं कर पाए तो बाकी के फेल कर दिए गए। अर्जुन ने बताया कि मुझे केवल पंछी की आंख दिखती है। तो इसको कहा जाता है एक बिंब ध्यान। मतलब कि आप पूरे दृश्य, पूरे संवेदन, तुम्हारी पूरी विचार वैसे केवल एक पहलू पर,
एक अंश पर ध्यान केंद्रित करो। इसको जूम लेंस मेडिटेशन टेक्निक कही जाती है, कंसंट्रेशन मेथड जो योग में कही जाती है, की जाती है। मैं थोड़ा अंदाज दे रहा हूं आपको कैसे किया जाता है। दूसरा पद्धति है गुरुजीएफ के द्वारा दिया गया सचेत ध्यान, माइंडफुलनेस, जिसमें आपको वाइड एंगल कैमरा उपयोग करना है। वाइड एंगल में आप एक जगह खड़े रहेंगे, जो भी तस्वीर लेंगे, तस्वीर की सभी पहलुओं को प्रकट करेंगे। तो जैसे कि मैं थोड़ा अंदाज दूं आपको कैसे किया जाता है ये। तो देखिए कि ये है कॉन्सेंट्रेटिव एक बिंब ध्यान। जैसे कि एक पूरा दृश्य है यहाँ पर आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। आपने अपने कैमरे को बच्चे के केवल चेहरे पर फोकस किया, एक बिंब बनाया, जूम किया, है ना। तो कई बार आसमान की फोटोग्राफी में लेता हूँ, तो जैसे कि मुझे केवल चंद्र का फोटोग्राफ लेना है, तो आसमान के बाकी के पहलुओं को मैं भुला देता हूँ, केवल चंद्र की अथवा तो की कोई गैलेक्सी, कोई निहारिका, उसी का फोटोग्राफ लेता हूँ। तो ये कॉन्सेंट्रेटिव मेथड है, इसमें आप एक दृश्य, पूरे दृश्य के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसको कहा जाएगा कॉन्सेंट्रेटिव मेथड। ये काम में बहुत आपको मदद रूप होगा। कोई भी काम करने में फोकस, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई को छोड़ करके बाकी के सभी दृश्य संवेदन, ध्वनि संवेदनों को भूल जाऊंगा, ओत प्रोत तन्मय हो जाऊंगा उसमें, केवल पढ़ाई में। बाकी की बाहर की कोई आवाज भी मुझे सुनाई नहीं देगी, कोई दृश्य मुझे दिखाई नहीं देंगे। इसको कहा जाता है कंसंट्रेटिव मेथड। इसको तुलना की जाती है कैमरे के जूम लेंस के साथ। एक दूसरा प्रकार है जिसको कहा जाता है वाइड एंगल कैमरा, वाइड एंगल लेंस। तो देखिए कि पूरे दृश्य को समग्रता में लिया जाता है, दृश्य के एक भी पहलू को छोड़ा नहीं जाता। तो ये कुछ साल पहले मैं यूएस आया हुआ था, तो ये फोटो लिया था मैंने। तो किसी फार्म में इस कुत्ते पर फोकस किया था, तो देखो आपकी बादल भी उतने स्पष्ट दिखते हैं जितना ये कुत्ते का बच्चा दिखता है ना। मकान भी इतना साफ, घास भी इतना साफ। तो दृश्य को समग्रता में, चित्र को, ध्वनि को समग्रता में, किसी एक पहलू पर फोकस न करते हुए जब आप अपनी चेतना के स्तर पर ले आते हो, तो उसको कहा जाता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मतलब कि ईटिंग कैन बी ए माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वॉकिंग कैन बी ए माइंडफुलनेस मेडिटेशन। चलने के सभी अंदाजों को, सभी पहलुओं को नजर में ले आओ। खाने के सभी, खाते समय सभी संवेदनों को, सभी विचार, उस समय एक एक वानगी को आप अपनी सजगता में ले आओ। इसको कहा जाएगा माइंडफुलनेस मेडिटेशन। थोड़ा सा विवरण और मैं बताना चाहूंगा और फिर आज की प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यानाभ्यास की कुछ विधियां हैं, जैसे कि मंत्र ध्यान। अंतिम दिवस कल थोड़ा किसी एक मंत्र पर आपको ध्यान कराया जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन मेथड है। आप किसी एक मंत्र पर अथवा तो श्वास पर अथवा तो दिए की जो लौ पर अपना फोकस करते हो, लक्ष्य केंद्रित करते हो, जूम करते हो, बाकी के दृश्य संवेदनों को ओझल बना देते हो, भुला देते हो। लेकिन सचेत ध्यान, जैसे कि दिनचर्या ध्यान, आज पूरा दिवस मैं सुबह जागता हूं तब से सोने के समय तक जितने भी कार्य करूंगा समग्रता में, मेरी सजगता में लाके, ताकि एक चीज भूलू नहीं मैं, एक चीज मेरे ध्यान से हटने न पाए। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी ताकत से, पूरी मानसिकता से, पूरी सजगता से, विथ कंप्लीट फोकस मैं हर कार्य में जोड़ता हूं। तो ऐसे में आपकी याददाश्त, आपकी ग्रहण शक्ति सर्वोत्तम बनती है और काम का मजा ले पाएंगे आप,
है ना। नहीं तो क्या होगा कि अधूरा सा, अभी थोड़ा काम, थोड़ा इधर काम में मेरा मन था, थोड़ा कहीं भटक गया बीच में, तो बीच वाला, जैसे कि कई बार मैं ध्यान अथवा तो शवासन करा था, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि बीच में कहाँ ध्यान चला गया पता भी नहीं चला, भटकने लगा। तो दिनचर्या ध्यान में मन को भटकने की अनुमति नहीं दी जाती। समग्रता में आपको सजगता में ले आना है। अंतिम दो पद्धतियों को मैं खास विशुद्धिकरण के लिए परिचय देना चाहूंगा, मौन ध्यान और अंतर मौन। मौन ध्यान, किसी भी दृश्य, किसी भी घटना के आप जब साक्षी बनते हो तो मन की एक खराबी है, वो मूल्यांकन करने लगता है। शोर खराबा बहुत है, बहुत कुरूप है, इसमें मुझे नहीं आता। तो देखिए कि हर दृश्य में, हर अनुभव में हमें मूल्यांकन जोड़ने की एक बुरी आदत है। तो मूल्यांकन करने से रुको और घटिया घटना के केवल साक्षी बनो। जैसा आपको कल बताया गया था कि नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, नदी में नाव जा रही है, तो दूर से देखो, आप उसके साथ बहने नहीं लगते। तो ये मौन ध्यान है, मतलब कि साक्षी बनते हो आप, मतलब कि आप मूल्यांकन रहित बनते हो। तो मूल्यांकन रहित बनने के लिए आपको मौन ध्यान, मतलब कि आपके चित्त पर कोई भी ध्रुवीकरण, अच्छा या बुरे का ख्याल प्रगटना नहीं चाहिए। इसको कहा जाएगा मौन ध्यान। मौन से आपके मन को भी बोलने मत दीजिए, मन बोलता रहेगा अंदर। इट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक, इट इज डिवास्टेटिंग, इट इज डैमेजिंग। सेल्फ टॉक, ये आदमी क्या कर रहा है, बच्चा शरारत कितना करता है, कितना आवाज कर रहा है। तो आप मूल्यांकन बना रहे हो हर जगह पर। तो बिना मूल्यांकन के आप जब भाग लेते हो किसी घटना में किनारे बैठकर, तब उसको कहा जाता है मौन ध्यान। आदत पाड़ने लायक है ये। आप चाहे योगिक पद्धति करो या गुरुजी की सचेत ध्यान पद्धति, दोनों में ये जरूरी है। दूसरा है अंतर मौन। अंतर मौन का मतलब होता है कि प्रत्येक घटना का साक्षी बनते समय तुम्हारे अंतःकरण पर इसका क्या छाप उपस रहा है, क्या असर हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से मैं बहुत स्वस्थ दिखाई देता हूँ, लेकिन घटना का साक्षी बनने के कारण, बनने के समय मेरे अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा उभरने लगता है। हाँ, मैं गुस्से को दबा देता हूँ, वो अलग बात है, बाहर दिखाई नहीं देता मेरा गुस्सा। कई बार मेरी कुछ विकृतियां मेरे अंदर है लेकिन बाहर दिखाई नहीं देती, मुझे तक वो दिखाई नहीं देती। तो खुद की बुराइयां अगर खुद को देखना है तो अंतर मौन, है ना। बाहर की घटना का साक्षी बनो, देखते जरूर रहो, लेकिन अपने भीतर उतरो। तो ये बुद्ध दर्शन पर आधारित है, अंतर मौन। भीतर उतरो थोड़ा, और अपने अंदर की बुराइयों को, दुर्बलताओं को देखो, और किसी भी घटना का छाप अपने ऊपर, अपने कपड़े पर दाग लगते हुए रोको। इसको कहा जाता है अंतर्मुख मौन। तो थोड़ा फिलोसॉफिकल भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। मौन ध्यान और अंतर मौन, ये अत्यंत आवश्यक है। तो ये थोड़ी स्पष्टता करने के बाद अब हम ध्यान की एक विधि करेंगे। मन की सफाई के लिए अंतर मौन का एक ध्यान पद्धति मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो अपने अपने स्थान पर आप कुर्सी में बैठ सकते हो, चाहे तो लेट भी सकते हो। लेट करके करिए शवासन में, मुझे लगता है थोड़ा आसान अच्छा रहेगा आपके लिए, सबके लिए। शवासन ध्यान का पूर्व भूमिका है। विश्रांति पूर्ण अवस्था के लिए शवासन उपयोगी है। तो आज शवासन में ध्यान करेंगे, अपने अपने स्थान पर शांत, स्वस्थ और विश्रांति पूर्ण होकर लेट जाइए।
दोनों पैर, दोनों हाथ शिथिल बनाइए। जमीन के भरोसे छोड़ दीजिए। होठ, आंखें बंद करें। कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान श्वासोच्छ्वास पर लगाइए। श्वास की आवन जावन को शांत भाव देखिए। आपका मन श्वास की गतिविधि को अगर बदलना चाहे, बदलने का प्रयास करें, तो इसे विश्राम दीजिए। श्वासोच्छ्वास को अपने आप चलने दीजिए। जैसे भी चल रहे हैं, नाक से श्वास का भीतर उतरना और उच्छ्वास के साथ वापस लौटना। श्वास की एक एक कड़ी को अपने मन की आंखों से सजगता से अनुभव कीजिए। इस बीच मन कहीं भटकने लगता है तो इसे स्मरण कराकर दोबारा श्वासोच्छ्वास पर लगाइए। श्वास कहाँ तक अंदर उतरता है, कहाँ से वापस लौटता है। इस बिंदु को अपनी सजगता में ले आइए। श्वासों के जरिए आप अपने मन तक जाइए, अपने विचारों को देखिए, पहचानिए। मन का कार्य है सोचना, इसे करने दीजिए, आप रोकिए नहीं। केवल विचारों की आवन जावन को देखिए। आपका मन केवल एक विचार में अटका हुआ है या भटक रहा है, उसी की नोट लीजिए।
आवश्यकता पड़ने पर अपने मानस पट पर एक विशाल सरोवर का चित्र ले आइए, दूर दूर तक फैला हुआ, पानी से भरा। आप किनारे बैठे हो, सुंदरता का पान कर रहे हो। सरोवर का पानी शांत है, कोई तरंगे दिखती नहीं। दूर दूर तक अपनी नजर को सरोवर के पानी पर घुमाइए। पानी की सपाटी की गति रहितता को देखिए। ऐसे में धीरे धीरे हवा घूमने लगी है, गति पकड़ने लगी है। सरोवर के जल की सपाटी से गुजरती हुई हवा गति पकड़ रही है। पानी उछलने लगा है, किनारे से टकराने लगा है। दूर दूर से तरंगे हवा के झोंके के साथ किनारे पर आकर टकरा रही है, आवाज कर रही है। जो पानी शांत था वो अब खलबली मच चुकी है, नृत्य करने लगा है, आवाज उठाने लगा है। जैसे कई बार एक आध घटना, संजोग, परिस्थिति के कारण आपके मन में बनता है, मन की खलबली। ये घटना अथवा तो संजोगों का प्रताप है, पवन की झोंके की तरह। इस जल सपाटी को शांत करना आपके हाथ में है। अब पवन गिरने लगा है, हवा की गति धीमी पड़ रही है। सरोवर जल पुनः शांत, निश्चल। दूर दूर तक देखिए, सरोवर जल की लहरों का किनारे से टकराना समाप्त।
लहरों की शोर शांत, संध्या समय दूर, सूर्य अस्त हो रहा है। जैसे कि सरोवर की जल में अंदर उतर रहा है। प्रकृति शांत स्थिर बन चुकी है। जैसे इस समय आपके मन की स्थिति है, विचार रहित, स्पंदन रहित, संवेदन रहित। सरोवर जल की सपाटी और अपने मानस पट की शांति समता की तुलना करके देखिए। संजोगों का, घटनाओं का आप पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। सत्ता आपकी है। जैसे कुदरत जल पर अपनी सत्ता का उपयोग करती है, ऐसे ही आप मन को शांत, स्थिर, तनाव रहित अनुभव कर रहे हो अपनी सत्ता से। पुनः एक बार अपना मानस पट जांचिए। अगर कोई विचार प्रकट रहा है तो साक्षी भाव देख लीजिए। अपने श्वासोच्छ्वास पर आइए। बाहर का वायु जो आपके भीतर प्रवेश कर रहा है वापस लौट रहा है, इसे देखिए। शवासन में अपने शरीर को विश्रांति पूर्ण अवस्था में अनुभव कीजिए। धीरे से दोनों पैर इकट्ठे करना होगा, हाथ नजदीक लाना होगा, शरीर को थोड़ा गति देना होगा। अपनी बाईं ओर घूम जाइए। और बंद आंखों से अपने स्थान पर शांत और स्वस्थ होकर सुखासन में बैठ जाइए। 3 बार ओमकार करने के पश्चात आपका सत्र पूरा करेंगे। ओमकार के लिए तैयार। गहरी सांस भीतर भरिए। ओम। हरिओम तत्सत। हल्के से आंखों खोलिए। और अगर आपके 1-2 प्रश्न हैं, मैं आज थोड़ा ज्यादा समय ले चुका हूं तो क्षमा मांगता हूं।
अगर कोई सवाल है आपके।